एक घटना हुई है कल्याण के विट्ठलवाड़ी में, जहां पर सिर्फ शादी होने के 3 महीने के बाद ही एक पत्नी ने अपने ही पति की 2 बार जान लेने की कोशिश की और उसमें से उसकी एक कोशिश सफल भी हुई। और जब आप इसकी वजह जानोगे कि क्यों उस लड़की ने अपने ही पति की जान ली, तब आपको यकीन नहीं होगा कि कोई ऐसी वजह के कारण भी किसी इंसान की जान ले सकता है। तो चलिए इस केस को डिटेल में समझते हैं और देखते हैं उस पत्नी ने अपने पति की जान क्यों ली। जैसे कि मैंने आपको बताया, महाराष्ट्र के कल्याण के एक उपनगर में एक विट्ठलवाड़ी नाम का एरिया है। उधर के यशवंत अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 9 में जगदीश सालुंके नाम का लड़का रहता था। जगदीश सालुंके वहां पर अपने भाई कांचन सालुंके और उसके भाभी के साथ रहता था। जगदीश के माता पिता जलगांव में रहते थे। जगदीश के पिता गोकुल सालुंके की गांव में ही एक हेयर कटिंग की शॉप थी और वो चाहते थे कि जगदीश गांव में ही रहकर कोई जॉब ढूंढे। पर पढ़ाई पूरी होने के बाद जगदीश गांव से अपने भाई के पास रहने के लिए चला गया और आगे का करियर वो शहर में ही बनाना चाहता था। जगदीश सालुंके विट्ठलवाड़ी में अपने भाई और भाभी के साथ रहकर अंबरनाथ के फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉब करता था। जैसे ही जगदीश काम पर लगा तो उसके माता पिता ने उसकी शादी करने का विचार किया। जैसे जैसे ये बात उनके परिवार में फैलने लगी कि गोकुल सालुंके अपने बेटी के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं, तो उनको किसी ने मालाड के रहने वाले ठाकरे परिवार की लड़की वृषाली ठाकरे के बारे में बताया। वृषाली ठाकरे 22 साल की थी। उसके पिता की डेथ हो चुकी थी और वो अपने घर में अपने भाई सतीश ठाकरे और अपनी माँ के साथ रहती थी। वृषाली का भाई सतीश अपनी बहन की शादी किसी अच्छे से घराने में कर कर उसको खुश देखना चाहता था, इसलिए वो भी अपनी बहन वृषाली के लिए कोई अच्छा सा लड़का देख रहा था। वृषाली दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर और चंचल होने के कारण जगदीश और उसके घर वालों को वो पहली ही बार में पसंद आ गई। वृषाली और वृषाली के घर वालों को भी जगदीश का रहन सहन और उसका स्वभाव बहुत पसंद आया। फिर कुछ ही महीनों के अंदर वृषाली और जगदीश की सगाई भी हो गई और उनकी शादी की डेट भी फिक्स हो गई। इनकी सगाई से लेके शादी होने के बीच में लगभग 6 महीनों का समय था। तो इन दिनों के बीच में वृषाली और जगदीश एक दूसरे में घुलने मिलने लगे थे। उनको क्या पसंद है, उनको कैसे रहना पसंद है, क्या खाना पीना पसंद है, ये सब वो एक दूसरे को बताने लगे। जैसे जैसे दिन बीतने लगे तो इन दोनों में थोड़ी अनबन होने लगी। जगदीश तो इस शादी से बहुत खुश था। वो हमेशा वृषाली को हंसाता और उसको खुश रखने की कोशिश करता। पर वृषाली जगदीश से बोर होने लगी थी। उसने जैसे अपने होने वाले पति के ख्वाब देखे थे, उसके मुताबिक जगदीश बिल्कुल भी वैसा नहीं था। वृषाली को एक मॉडर्न और एक स्टाइलिश पति चाहिए था, पर जगदीश एक सीधा साधा सिंपल लड़का था जो अपनी जिंदगी को बहुत ही शांति और सिंपल तरीके से जीता था। तो ऐसे ही जब उनकी शादी की तारीख नज़दीक आ चुकी थी, तब एक दिन वृषाली ने जगदीश को मुंबई के दादर स्टेशन पर मिलने के लिए बुलाया और उसने सीधे सीधे जगदीश को बताया कि उसको उसके टाइप का लड़का एज अ पति नहीं चाहिए, वो उसके साथ शादी नहीं करना चाहती। जैसे ही ये बात जगदीश ने सुनी तो उसको बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि उसको पता था कि उसकी और वृषाली की फैमिली एक मिडिल क्लास फैमिली है और उन दोनों के घर वालों ने शादी की लगभग सारी तैयारियां कर ली है और सारे रिश्तेदार और पहचान वाले लोगों को शादी पर इनवाइट भी किया है।
और अगर वृषाली ऐसे मौके पर शादी को तोड़ेगी तो दोनों ही फैमिली को बहुत बड़ा नुकसान होगा। फिर जगदीश ने वृषाली को बोला कि तुमको ये सब बातें पहले सोचनी चाहिए थी। और जगदीश ने वृषाली को बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश की, पर अब वृषाली जगदीश को धमकी देने लगी कि अगर उसने और घर वालों ने ये शादी नहीं रोकी तो वो जहर खाकर आत्महत्या कर लेगी। इतना कहकर वृषाली वहां से चली गई। जगदीश ने अपने घर पर आके सारी बातें अपने और वृषाली के घर वालों को बता दी। जैसे ये बात दोनों के घर में पता चली तो पहले तो वृषाली के घर वालों ने उसको बहुत डांटा और उस डांट के कारण वृषाली ने शादी के लिए फिर से हाँ कर दी। पर वृषाली ने दी हुई धमकी के कारण जगदीश के घर वालों को जगदीश की फिक्र होने लगी थी और वो इस शादी से मना करने लगे। फिर वृषाली के भाई ने बहुत ज्यादा समझाने के बाद जगदीश के घर वाले एक शर्त पर शादी के लिए मान गए। उन्होंने वृषाली के घर वालों से एक कागज बनवा के लिया कि आगे जाके वृषाली ने कोई गलत कदम उठाया तो उसमें जगदीश या जगदीश के घर वाले जिम्मेदार नहीं होंगे। सब कुछ होने के बाद फिर से सब खुश होके शादी की तैयारी करने लगे। शादी के 2-3 दिन पहले फिर से वृषाली ने जगदीश को एक जगह मिलने को बुलाया और इस बार वो फिर से नया बहाना बना के शादी को टालने की कोशिश करने लगी। उसने इस बार जगदीश को कहा कि उसको पहले ब्यूटिशियन का कोर्स करना है और उसको पहले अपना करियर बनाना है, तो तुम तब तक के लिए हमारी शादी को आगे ढकेल दो। अब इस बार जगदीश भी वृषाली की इन हरकतों से बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका था। उसने वृषाली को कहा, अगर तुमको शादी करनी है तो शादी के दिन मंडप में आ जाना और अगर नहीं करनी तो अपने घर वालों को बता के शादी को इनकार कर देना और वो उसको और परेशान ना करे। इतना बोल के जगदीश गुस्से से वहां से चला गया। वृषाली को अभी जगदीश के ऊपर गुस्सा आ गया था और उसने इस शादी को रोकने का एक ऐसा तरीका निकाला जो अगर सफल होता तो ये शादी होती ही नहीं। शादी के 2 से 3 दिन पहले वृषाली ने अपने घर पर अपने दोस्तों के लिए एक पार्टी रखी जिसमें उसने जगदीश को भी बुलाया। जब पार्टी खत्म हुई तो वृषाली ने जगदीश को एक डिब्बा दिया जिसमें उसने जगदीश को कुछ खाने के लिए दिया था और उसने जगदीश को कहा कि घर पे जाके वो ये खाए। जैसे ही जगदीश घर पे आया, फ्रेश होने के बाद उसने वो डिब्बा खोला पर उसमें से उसको बहुत ज़्यादा अजीब स्मेल आने लगी। उसको लगा कि शायद वो खाना खराब हो गया है और उसने वो खाना फेंक दिया। अब तक आपको पता चल गया होगा कि उसने इस शादी को रोकने के लिए क्या करने की कोशिश की थी। उसने उस खाने में जहर मिलाया था। जगदीश का नसीब अच्छा था कि उसने वो खाना फेंक दिया, नहीं तो वो शादी के पहले ही इस दुनिया से चला जाता। फिर दिन आया 29 दिसंबर 2018 का, जिस दिन वृषाली और जगदीश की बड़ी जोरों शोरों से उनके घर वालों ने शादी कराई, पर उनको ये भनक भी नहीं थी कि इस शादी को रोकने के लिए वृषाली किस हद तक गिर चुकी थी। पर वृषाली अभी भी रुकी नहीं थी। शादी के कुछ दिनों बाद वृषाली और जगदीश दोनों बाहर घूमने के लिए गए। जगदीश वृषाली की सारी पुरानी हरकतें भूल चुका था और वो चाहता था कि वृषाली भी वो सब भूल के आगे की जिंदगी उसके साथ खुश रहकर बिताए। जैसे ही वो घूम के फिर से विठलवाड़ी में आए तो वृषाली छोटी छोटी बातों पर जगदीश से और उसके भाई से और जगदीश की भाभी से झगड़ा करती थी। वृषाली की वजह से पूरे घर का माहौल बहुत ज़्यादा उदास हो गया था। वो घर का कोई भी काम नहीं करती, दिन भर मोबाइल यूज करती और कोई उसको कुछ करने को बोल दे तो वो लड़ाई करना शुरू करती।
रोज रोज की लड़ाई झगड़े की वजह से जगदीश के घर वालों ने उसको अलग रहने के लिए कह दिया। फिर जगदीश ने उसी कॉलोनी के नज़दीक एक फ्लैट लेकर वृषाली के साथ रहने लगा। दिन ब दिन वृषाली का स्वभाव बिगड़ता ही जा रहा था। ना वो जगदीश को खाने का टिफिन देती और ना घर का कोई काम करती। दिन भर वो मोबाइल लेके न जाने किससे बातें करती रहती और जगदीश सिंपल और सीधा होने के कारण बात को आगे नहीं बढ़ाता था। तो ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे और फिर एक ऐसा दिन आया जिस दिन वृषाली जगदीश का काल बनने वाली थी। तो दिन था 6 मार्च 2019 का। वृषाली और जगदीश के शादी को अभी 3 महीने ही हुए थे। उस दिन वृषाली सुबह से ही जगदीश के साथ बहुत प्यार से पेश आ रही थी और उसने जगदीश को बोला कि वो शाम को थोड़ा जल्दी घर पे आए। शाम को घर आने के बाद भी वृषाली उससे बहुत प्यार से बात करने लगी। अभी शाम के खाने का समय हुआ और वृषाली ने चुपके से जगदीश के खाने में चूहे मारने की दवा यानी कि जहर मिला दिया। खाना खाते वक्त जगदीश को कुछ अलग नहीं लगा। उसने आराम से अपना खाना पूरा खा लिया। फिर खाना खाने के बाद थोड़ा टाइम मोबाइल चला के जगदीश बेडरूम में बेड के ऊपर सो गया। उसको नींद नहीं आ रही थी। उसको बड़ी अजीब सी बेचैनी होने लगी। वो उठकर बैठ गया पर अभी भी उसको कुछ ठीक नहीं लग रहा था। धीरे धीरे उसका सिर भारी होने लगा। वो अब ज़्यादा हिल डुल नहीं पा रहा था। इसी मौके का फ़ायदा उठा के वृषाली ने पहले से लाई हुई एक नायलॉन की वायर ली और वो जगदीश के गले में डाल के वृषाली जगदीश का गला घोटने लगी। जगदीश झटपटाने लगा पर वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहा था क्योंकि वो धीरे धीरे उस जहर की वजह से अपना होश खो रहा था। वृषाली ने अपना पूरा जोर लगा के जगदीश का गला घोटा और आखिरकार वृषाली इस बार सफल हो गई और अभी जगदीश ये दुनिया छोड़ के जा चुका था। जब वृषाली ने देखा कि जगदीश अभी मर गया है तो उसने पहले तो जोर जोर से चिखना चालू किया और रोते रोते ही उसने जगदीश के मामा नंदलाल सौदाने को फोन करके उसको एक झूठी कहानी बताई। उसने नंदलाल सौदाने को फोन पर ऐसा बताया कि नंदलाल मामा जी, हमारे घर पर चोरी हुई है। मैं मार्केट गई थी और जब मैं घर पर आई तो मैंने देखा कि घर का पूरा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है और घर के सारे गहने और पैसे भी गायब है। और मैं जब अंदर आई तो देखा कि चोरों ने जगदीश को भी कुछ कर दिया है और वो अभी सांसें नहीं ले रहा। आप जल्दी से घर पे आइए, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। यह सब सुनने के बाद नंदलाल जी ने वृषाली को समझाया कि वो धीरज रखे, वो जल्द से जल्द उनके घर पे पहुंच रहा है। नंदलाल ने जगदीश की मौत की खबर उसके भाई कांचन को भी दी और वो भी कुछ ही समय के अंदर जगदीश के घर पे आ गया। उसके मामा नंदलाल ने और कांचन ने जगदीश को उठाया और वो उसको उसके ही एरिया के डॉक्टर के पास लेके गए। जगदीश को उस हालत में देख के डॉक्टर ने कहा कि उसको जल्दी से जल्दी किसी बड़े अस्पताल में लेके जाना होगा। फिर जब जगदीश को कल्याण के रुक्मिणी बाई अस्पताल में लेके जाया गया तो उधर के डॉक्टर ने जगदीश को मरा हुआ घोषित किया और उधर के अस्पताल के प्रशासन ने जगदीश की हालात देख के पुलिस को भी कॉल कर दिया। तब पुलसेवाड़ी में रात्रि ड्यूटी पर मौजूद SISS तड़वी 2 कांस्टेबल के साथ अस्पताल में पहुंच गए। अस्पताल में आने के बाद पुलिस वालों ने जगदीश के हालात देखे और फिर पुलिस वालों ने जगदीश के सारे परिवार से पूछताछ करनी शुरू की। पूछताछ करने के बाद वृषाली ने पुलिस को फिर से वही कहानी बताई जो उसने जगदीश के मामा नंदलाल को बताई थी। तब तक पुलिस वालों ने
जगदीश की बॉडी को पोस्टमार्टम करने के लिए भी भेज दिया। फिर पुलिस आगे की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जगदीश के घर पर पहुंचे और उन्होंने पूरे क्राइम सीन को ठीक से देखा। जब पुलिस की टीम ने सारे बयानों को समझ के और जगदीश के घर वालों का सिनेरियो देख के ऐसा अनुमान लगाया कि इस केस में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि जगदीश की वो हालात और उस चोरी के बीच में पुलिस को बहुत सारे लूप होल दिख रहे थे। इसलिए इस सब को और अच्छे से समझने के लिए पुलिस ने जगदीश के पत्नी को यानी वृषाली को फिर से पुलिस स्टेशन में बुलाया, क्योंकि जब पहले वृषाली का बयान लिया गया था तब उसकी मनस्थिति अच्छी ना होने के कारण पुलिस ने उसकी अच्छे से पूछताछ नहीं की थी और पुलिस को लगा कि शायद इसी वजह से वृषाली भी उस वक्त ठीक से बयान नहीं दे पाई। तो इस बार पुलिस ने वृषाली की अच्छे से पूछताछ की। फिर से वृषाली ने वही झूठी कहानी फिर से पुलिस वालों को बताई। वो सब सुन के पुलिस ने ये चोरी का मामला है ऐसा ध्यान में रख के धारा 174 लगाकर अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। फिर जब जगदीश का पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आया तब पुलिस को वो देख के वृषाली के ऊपर शक हुआ, क्योंकि उसका ही बयान बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। फिर पुलिस वालों ने जगदीश और वृषाली के रिलेशन के बारे में जगदीश के परिवार से और आस पड़ोस वालों से पूछताछ की। तब जगदीश के घर वालों ने शादी से पहले और शादी के बाद वृषाली ने जो कुछ भी किया था वो सब पुलिस को बताया। फिर पुलिस ने इस सब बातों को ध्यान में रखते हुए फिर से वृषाली को पुलिस स्टेशन में बुला लिया और इस बार वृषाली से थोड़ी सख्ती से और उसके ऊपर दबाव बना के उससे पूछताछ की गई। तो पहले तो उसने हर बार की तरह इधर उधर की झूठी कहानियां बता के पुलिस वालों को चकमा देने की कोशिश की, पर धीरे धीरे वृषाली पुलिस की पूछताछ में फंसने लगी और जब उसको पता चला कि अब वो नहीं बच पाएगी तो उसने आखिरकार अपना सारा जुर्म कबूल कर लिया और उसने 6 मार्च के दिन जगदीश को मारने की प्लानिंग कैसे की थी वो उसने पुलिस वालों को सब सच बता दी। और आखिरकार एक निर्दयी पत्नी ने किस तरह से अपने सीधे साधे पति की हत्या की, वो भी शादी के सिर्फ 3 महीनों के अंदर, ये सच दुनिया के सामने आ गया। और जुर्म कबूल करने के बाद पुलिस ने वृषाली के ऊपर धारा 302 लगाकर उसके ऊपर अपने पति की हत्या करने का मामला दर्ज किया और उसको कोर्ट में पेश करके फिर उसको जेल में भेज दिया। काश जब शादी से पहले वृषाली ने जगदीश को धमकी दी थी कि अगर यह शादी हुई तो वो जहर खा के अपनी जान दे देगी, तभी जगदीश और उसके घर वालों ने इस शादी को तोड़ देना चाहिए था, क्योंकि जिस लड़की को अपनी जान की और अपने घर वालों की इज्जत की फिक्र नहीं, वो किसी के लिए भी आगे जाके खतरा बन सकती है, जैसे वो जगदीश के लिए बनी। तो दोस्तों, इस कहानी को आप सिर्फ क्राइम स्टोरी की नज़र से मत सुनिए, इससे आप समझिए कि आजकल के ज़माने में समाज में किस मेंटेलिटी वाले लड़के और लड़कियां रह रही है। तो आगे से रिलेशनशिप या फिर किसी से भी शादी करने से पहले उसकी मेंटालिटी क्या है वो ज़रूर समझ लीजिए। अगर आपको ऐसी क्राइम स्टोरी सुनना पसंद है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।